Hello guys and welcome back again to YouTube channel of Institute of Sciences Sage University इंदौर। जैसा कि मेरी पहली वीडियो में भी आपने देखा कि मैंने पहले आपको एक स्टोरी सुनाई और फिर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड मैंने आपको कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन किए और फिर उस क्राइम स्टोरी का सॉल्यूशन दिया। तो ठीक इस पार्ट में भी वैसा ही है। ऑलरेडी मैं स्टोरी आपको सुना चुका हूँ और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ नए टॉपिक्स रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस। पर पहले जो मैंने पहली दो वीडियोस दी थी उसमें मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक समझाए थे, कौन कौन से टॉपिक मैंने उसमें कवर किए थे, उसका एक शॉर्ट सा रिकैप ले लेते हैं। तो पहले जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनलिस्टिक्स की डेफिनेशन को और इस पार्ट को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने क्राइम और क्राइम सीन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्राइम सीन को समझाया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि क्राइम सीन को सिक्योर और आइसोलेट कैसे करते हैं और जब एक क्राइम सीन पर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसका क्या तरीका होता है और क्या सीरीज होती है। उसके अलावा मैंने फोटोग्राफी को और डिफरेंट टाइप की फोटोग्राफी को एक्सप्लेन किया था और क्राइम सीन पे एविडेंस को सर्च करने का क्या पैटर्न होता है उसे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और उस वीडियो में जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी पार्ट 1 दैट इज गला घोट के हत्या, उसका सॉल्यूशन भी दिया था और उससे रिलेटेड पनिशमेंट के बारे में भी बताया था। तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पार्ट 1 ऑफ YouTube चैनल एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो 2। तो चलिए हमारी वीडियो 2 को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है सेफ्टी मेजर्स एट क्राइम सीन। अगर कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेटर क्राइम सीन के ऊपर जाता है तो कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो उसे यूज़ करना चाहिए या जिन चीज़ों का उसे यूज़ करना चाहिए। तो इसे मैंने 5 सेफ्टी मेजर्स को अपनी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। सबसे पहला सेफ्टी मेजर ये है कि जो क्राइम सीन पर्सोनल है उसे एटलीस्ट हैंड में लेटेक्स के ग्लव्स और प्रोटेक्टिव शू के कवर को यूज़ करना चाहिए। ऐसा इसलिए यूज़ करना चाहिए ताकि जब भी कोई क्राइम कमिट होने के बाद कोई इन्वेस्टिगेटर उस क्राइम सीन पर जाए तो वो वहाँ पर कोई नया एविडेंस थ्रो करके ना आए, वहाँ पर कोई नया एविडेंस, कोई नया फिंगरप्रिंट्स या फिर फुटप्रिंट्स ना मिले। सेकेंड चीज़ कि हमेशा हो सकता है कि क्राइम सीन पर कोई हजार्डियस एविडेंस हो या फिर इन्फेक्शियस कुछ चीज़ें हो वहाँ पर, तो उससे बचने के लिए जो पर्टिकुलर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर है उसे एक मास्क, गोगल और फेस शील्ड का यूज़ भी करना चाहिए। थर्ड थिंग ये है कि जब भी कोई एविडेंस कलेक्ट कर रहा है तो उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई शार्प एविडेंस ना हो या फिर कोई कॉरोजिव एविडेंस ना हो या फिर कोई भी हैजार्डियस एविडेंस ना हो जो बॉडी को या फिर किसी को भी हार्म करे। फोर्थ थिंग ये है कि पर्सोनल को एक तो रेड बायोलॉजिकल प्लास्टिक बैग को अपने साथ कैरी करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, जिसमें डिस्पोजेबल आइटम्स को वो डिस्पोज कर सके। और दूसरी चीज़ और लास्ट चीज़ ये है कि जितने भी नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स है उन्हें सेपरेट रखना चाहिए ताकि वो आगे फर्दर लॉन्ड्री के लिए, वॉशिंग के लिए जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो रिलेटेड है क्राइम सीन से वो है क्राइम सीन की वीडियोग्राफी। जस्ट आफ्टर फोटोग्राफी क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी की जाती है। यहाँ बेसिकली क्राइम सीन से रिलेटेड कुछ वीडियोस को प्रिपेयर किया जाता है और ये भी एक इजी प्रोसेस है हमारे इन्वेस्टिगेशन के वर्क को आगे बढ़ाने का, क्योंकि इससे क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन ज़्यादा इजी हो जाता है। और अगर फोटोग्राफी में कोई चीज़ छूट भी गई हो तो वो भी हम वीडियोग्राफी के थ्रू उस चीज़ से हम उस चीज़ का वहाँ पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस, दैट इज स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्केचिंग एंड इट्स मेथड्स। सबसे पहले स्केचिंग क्या होता है। स्केचिंग इन्वेस्टिगेशन में जब एक बार फोटोग्राफी कंप्लीट हो जाती है तो फोटोग्राफी के कंप्लीट होने के बाद क्राइम सीन पर कुछ स्केचेस को रेडी किया जाता है जिसके अंदर डेड बॉडी, एविडेंसेस,
फिर मार्क्स होते हैं एंट्रेंस एग्जिट के, और क्राइम सीन का पूरा डायरेक्शन को एक स्केच के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है स्केचिंग होता क्या है। अब स्केचिंग भी दो टाइप की होती है। सबसे पहले टाइप की स्केचिंग होती है रफ स्केचिंग, जिसमें बेसिकली बिना किसी मेजरमेंट के स्केचेस को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सबसे इनिशियली जो रफ फिगर्स बनाए जाते हैं उसे ही रफ स्केच बोला जाता है। और सेकेंड टाइप ऑफ स्केचिंग है फाइनल स्केचिंग, जो कि पूरे करेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनाई जाती है, और ये इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब जब स्केचिंग कर रहे हैं और फाइनल स्केच बना रहे हैं, तो फाइनल स्केचिंग की कुछ मेथड्स होती है, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होती है जिनके थ्रू फाइनल स्केच प्रिपेयर किया जाता है। तो उसमें सबसे पहली मेथड है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड। ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है इंडोर क्राइम सीन के लिए। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि अगर एक इंडोर क्राइम सीन है तो उसकी कोई दो एडजेसेंट वॉल्स को बेस लाइन 1 और बेस लाइन 2 बना करके उन दोनों पॉइंट्स से एविडेंस से 90 डिग्री पर दोनों वॉल्स से एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है, इमेजिनरी लाइन को, और फिर उस डिस्टेंस से पता लगाया जाता है कि रेक्टेंगल के फॉर्म में वो एविडेंस कितने लेंथ और ब्रेड्थ पर उस पर्टिकुलर वॉल से सिचुएटेड है, जैसा कि आप जो फिगर 1 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वाला दे रखा है उसमें देख सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्केचिंग मेथड है बेसलाइन स्केचिंग। बेसलाइन स्केचिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें बेसिकली अगर कोई आउटडोर क्राइम सीन है, सबसे बेस्ट सूटेड ये आउटडोर क्राइम सीन के लिए होती है। बाकी अगर इंडोर क्राइम सीन का एग्जांपल लेके मैं इसे समझाऊं तो इसमें बेसिकली कोई भी दो वॉल्स के पॉइंट्स को कंसीडर करके एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर दिया जाता है। सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया जाता है, और फिर हर एविडेंस से 90 डिग्री पर उस बेस लाइन से उस एविडेंस को 90 डिग्री के ऊपर मेजर किया जाता है, जैसा कि आप फिगर 2 के अंदर देख सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ स्केचिंग है ट्राइंगुलेशन मेथड। ट्राइंगुलेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है, अब ये एक इंडोर क्राइम सीन के लिए बेस्ट सूटेड मेथड है, और यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर वॉल को हमारी बेसलाइन हम मानते हैं और उससे हर एविडेंस को उसके दोनों जो एंडिंग के पॉइंट्स होते हैं उससे मेजर करते हैं ट्राइंगल के फॉर्म में। फोर्थ पॉइंट है पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। पोलर कोऑर्डिनेट मेथड जो कि स्केचिंग थी, इसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स कर लिया जाता है जिसे रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है, और उस रेफरेंस पॉइंट से सारी जो भी डिस्टेंसेस है एविडेंसेस की वो मेजर की जाती है, और फिर एक एंगल को मेजर किया जाता है कि वो जो पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से बिलोंग कर रहा है वहाँ से वो एविडेंस कितने एंगल पे सिचुएटेड है। लास्ट टाइप ऑफ स्केचिंग मेथड है क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड। क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड एक 3D व्यू को 2D व्यू देना हम कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, जैसा कि आप जो थर्ड इमेज है वो आप बहुत इजीली से देख सकते हैं कि यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्लोर है उसे यहाँ पर ऐसे बिल्कुल मिडिल में बनाया गया है, फिर जो 4 वॉल्स है, 4 डिफरेंट वॉल्स है, और जो रूफ है उसको भी एक ऐसे 2D पेपर पर उतारा गया है, और 2D पेपर पर उसको उतारने के बाद हर एविडेंस से उस फ्लोर की अलग अलग फ्लोर्स जो है, मतलब वॉल्स हैं, रूफ है, और जो हमारा फ्लोर है उस एविडेंस से उसकी जो लेंथ है वो मेजर की जाती है। तो ये होती है 5 बेसिक टाइप ऑफ स्केचिंग मेथड कि फाइनल स्केच बनाते वक्त किस तरह से एविडेंस की स्केचिंग की जा सकती है। अब आगे चलते हैं, अगर कोई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या फिर किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे दें तो हम बहुत हद तक एक क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसे बोलते हैं 5 Ws एंड 1 H क्वेश्चन इवेल्युएशन।
हाँ बेसिकली 5W क्वेश्चन और एक H क्वेश्चन का इवेल्युएशन होता है। सबसे पहला पॉइंट है 5Ws का व्हाट हैपेंड। यहाँ बेसिकली ये बताया जाता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम सीन पर क्या हुआ होगा। बेसिकली वो क्राइम वहां पर कैसे कमिट हुआ होगा, उस क्राइम सीन पर क्या हुआ होगा, इस चीज का आंसर दिया जाता है। अब स्टार्टिंग में हर चीज, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वहां हर चीज को एज्यूम करके चलते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वहां पर स्टार्टिंग में हर एक एक चीज को एज्यूम करके चलते हैं और फाइनली जब एज्यूम करने के बाद हमें क्राइम का क्रिमिनल मिल जाता है तो हमें हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑलरेडी मिल जाता है। तो ये हो गया व्हाट हैपेंड के अंदर कि क्राइम सीन पर एक्चुअली क्या हुआ था। सेकेंड चीज है वेयर डिड इट हैपन, ये चीज कहाँ हुई। अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई पर्टिकुलर क्राइम कहीं पर हुआ है तो उस क्राइम के कमिट होने की कोई ना कोई लोकेशन जरूर होती है। तो यही चीज सेकंड क्वेश्चन के अंदर मेंशन की जाती है कि एक्चुअली उस क्राइम सीन की लोकेशन क्या है, वो क्राइम कहाँ पर कमिट हुआ है। थर्ड चीज है व्हेन डिड इट हैपन। इस चीज में ये पता लगाया जाता है कि ये जो क्राइम हुआ पर्टिकुलर, ये कब हुआ। कब हुआ इन द सेंस कि हमें उस क्राइम का टाइमिंग पता लगाना होता है कि किस टाइम पे ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ। और अगर हमें क्राइम का टाइम मालूम हो जाए तो इससे भी हम बहुत सारे अलग अलग एविडेंस को गैदर कर सकते हैं और हमें एक क्राइम के होने के तरीके का आइडिया और एक क्रिमिनल का आइडिया भी मिल सकता है। नेक्स्ट है बाय डिड इट हैपन। यहाँ बेसिकली इस चीज का पता लगाया जाता है कि जो पर्टिकुलर क्राइम हुआ है वो क्यों हुआ है, मतलब उस क्राइम के कमिट होने के पीछे का रीजन क्या है। और ये रीजन जब हमें पता लग जाता है तो इस रीजन के हेल्प से हम क्रिमिनल को कई हद तक पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ये रीजन पता लग जाए कि क्राइम क्यों हुआ है तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये रीजन किस क्रिमिनल के पास था उस क्राइम को कमिट करने के लिए। नेक्स्ट थिंग है हु मे हैव परपिट्रेट दिस एक्शन, मतलब ये क्राइम किसने किया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी क्राइम को सॉल्व करने का, कि ये जो क्राइम हुआ है, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, ये किस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू हुई है, किसने ये क्रिमिनल एक्टिविटी की है। और लास्ट जो एक एच क्वेश्चन है वो ये है हाउ वॉज द इंसिडेंट कैरीड आउट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ हमें कमेंसमेंट ऑफ क्राइम का तरीका पता लगाना होता है, मतलब बेसिकली वो क्राइम कैसे कमेंस हुआ, किसने वो क्राइम को किस तरह से कमिट किया, ये हम इस क्वेश्चन के आंसर में बताते हैं। तो बेसिकली जब हम ये पता लगा ले कि क्राइम कैसे हुआ है तो भी हम क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं। अब मैं ये चीज़ पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर कोई भी ऐसा क्राइम हुआ है तो पहले हमें सारी चीज़ें एज्यूम करके चलनी होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ वैसा हुआ होगा। बट एंड में जब हमें फाइनली क्रिमिनल मिल जाता है तो क्रिमिनल के मिलने के बाद हमें इन सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाते हैं। अब चलते हैं हमारे एक और टॉपिक की तरफ कि जब हम इन 5Ws और 1H क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो इसी के साथ हमें कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कुछ और क्वेश्चंस है, उसमें से है इंसिडेंट और एक्सीडेंट, मतलब बेसिकली जो क्राइम हुआ है उस क्राइम सीन पर और क्या क्या इंसिडेंट हुए या फिर और कुछ क्या चीज़ें उस क्राइम सीन पर हुई। सेकेंडरी आई विटनेस, अगर उस क्राइम का कोई आई विटनेस है, अगर उस क्राइम से रिलेटेड आपको कोई भी आई विटनेस मिलता है जिसने वो क्राइम होते हुए देखा हो तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और उसने क्या देखा उस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन का पता होना भी जरूरी है। उसके बाद इंजरीज, अगर कोई विक्टिम है, कोई सस्पेक्ट आपको क्राइम सीन पर मिला या फिर कोई विटनेस आपको क्राइम सीन पर मिला तो उसको क्या क्या इंजरीज आई। फोर्थ चीज फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो भी ऑफिसर सबसे पहले वहां पर क्राइम सीन पर पहुंचता है उसकी सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए।
फिफ्थ चीज है हैजार्ड्स, मैकेनिज्म। हैजार्ड्स और मैकेनिज्म में बेसिकली अगर ऐसे कोई एविडेंसेस है जो हैजार्डियस हैं तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। मैकेनिज्म के अंदर पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करने का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए वो चीज़ हमें पता लगानी चाहिए। उसके बाद लास्ट टाइम सीन ऑफ द विक्टिम, मतलब विक्टिम सबसे लास्ट टाइम कब देखा गया था उस चीज़ का एक आंसर हमें पता होना चाहिए। फिर उस क्राइम को कमिट करने में कौन कौन से टूल्स यूज आए, कौन कौन से वेपन्स यूज आए, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर क्राइम और क्रिमिनल के पीछे कोई पर्सन है जिसने ये क्राइम करवाया हो या फिर उसने किसी और को हायर किया हो किसी और क्रिमिनल को क्राइम के लिए, तो हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर क्रिमिनल की किसी और पर्सन ने हेल्प की हो तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ होती है क्राइम सीन की नोट रिकॉर्डिंग। मैंने अभी जितनी भी चीज़ें बोली कि क्राइम सीन पर क्या क्या हुआ, तो इन सब से रिलेटेड हमें ये चीज़ें तो पता होना ही चाहिए। साथ में हमें ये बेसिक चीज़ भी पता होनी चाहिए कि उस क्राइम सीन पर रोज़ क्या क्या हो रहा है, उस क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन कब से शुरू हुआ, कब से ख़त्म हुआ, जब क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तब क्या डेट थी, क्या टाइम था, क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया गया इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, वो क्राइम सीन की लोकेशन क्या है, वहाँ का वेदर कैसा था, डेड बॉडी के बारे में, एविडेंसेस के बारे में और इन्वेस्टिगेटर के बारे में एक फाइल रेडी होती है जिसके अंदर इस चीज़ से रिलेटेड सारे नोट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और इसे ही बेसिकली बोला जाता है नोट रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर एट क्राइम सीन। जो भी सबसे पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर जो क्राइम सीन पर जाता है उसकी कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर से रिलेटेड थिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक फॉरेंसिक साइंस के नज़रिए से। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स है उसकी पर्टिकुलर ड्यूटीज हैं। पहली, असिस्ट द विक्टिम, मतलब बेसिकली जो विक्टिम है उसको असिस्ट करना, उसकी हेल्प करना। अगर वो विक्टिम डेड नहीं है, वो अलाइव है या फिर वो जिंदा बच सकता है तो उसकी हेल्प करना, उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। सेकेंड चीज, विक्टिम की बॉडी पर अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हो तो उन चेंजेस को प्रिवेंट करना। आपको क्राइम सीन का एक बेसिक मतलब सर्च करना होता है कि क्राइम सीन को बेसिकली सर्च करके उस अगर कोई सस्पेक्टेड पर्सन आपको सीन पर स्टिल मिलता है तो उसको अरेस्ट करना, जितने भी विटनेसेस मिलते हैं उनसे बात करना, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर करना, क्राइम सीन के सिक्योरिटी लॉक्स को एस्टेब्लिश करना और नोट्स रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना। और उसके अलावा पूरे क्राइम सीन पर अगर कोई मूवमेंट हुए हैं, कोई बदलाव हुए हैं, कुछ अल्ट्रेशंस हुई है, कुछ चीज़ें इधर उधर करी गई है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो ये सारा काम होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर का जो उस क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड है वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस पर्सोनल एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। यहाँ बेसिकली क्या किया जाता है कि जो पुलिस पर्सोनल होता है और जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उन दोनों के बीच में एक बेसिक सा कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एक चीज हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखिए कि अगर कोई पर्सन है जिसने फॉरेंसिक साइंस अच्छे से पढ़ रखा है, इसका मतलब ये है कि क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करना उस पर्सन को ज़्यादा अच्छे से पता है एज कम्पेयर टू अ पुलिस पर्सोनल। तो इसी चीज से रिलेटेड एक पुलिस पर्सोनल और एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कोऑर्डिनेशन ज़रूरी इसलिए है और ये कोऑर्डिनेशन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि जो दोनों पीपल वहाँ पर वर्क कर रहे हों, मतलब जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर और पुलिस पर्सोनल वहाँ पर वर्क कर रहे हों, उनके काम में कोई दखल अंदाजी ना हो, वो अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से कर लें और एंडिंग में अपना एक कोऑर्डिनेशन बिठाने के बाद जब वो अपना सारा काम कर लें
तो एंडिंग में दोनों अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करें, ताकि दोनों को पता हो कि पूरे क्राइम सीन पर एक दूसरे ने क्या किया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन को वहां पर स्टार्ट कर सके। तो यही एक बेसिक चीज होती है पुलिस पर्सोनल और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के कोऑर्डिनेशन के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइम सीन एंट्री लॉग्स। क्राइम सीन एंट्री लॉग्स का बेसिक मीनिंग ये होता है कि रोज क्राइम सीन पर जो भी कोई अगर आ रहा है या फिर कोई क्राइम सीन से जा रहा है तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। तो बेसिकली क्राइम सीन एंट्री लॉग्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पूरा पर्टिकुलर क्राइम सीन है उसके अंदर अगर कोई आया, कोई अगर ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया, कोई हायर अथॉरिटीज आई, तो उन्हें बेसिकली क्या करना होता है कि एक फाइल रेडी की जाती है जिसमें पर्टिकुलर आने वाले को अपना नाम, उस अपने सिग्नेचर करने होते हैं और ये भी मेंटेन करना होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सनल वो वहाँ आए वो कितनी देर के लिए रुके। तो ये एक फाइल की तरह होती है जिसके अंदर ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम है क्राइम सीन एंट्री लॉग्स। मतलब क्राइम सीन के अंदर जाने के पहले की जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी पर्टिकुलर इंसान अगर क्राइम सीन के अंदर जा रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। तो हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है और अब अपन जो अपने क्राइम स्टोरी में क्राइम देखा था उसका सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर पूरी स्टोरी को ध्यान से आपने सुना हो तो इसमें दो मेन सस्पेक्ट हो सकते हैं इस क्राइम के। सबसे पहला अमित का बॉस और विनीत विरानी, और दूसरा है अमित का नेबर कैलाश। अब अमित के बॉस के पास उसे मारने का ये रीजन है कि अमित उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था और उसकी हमेशा अमित के साथ लड़ाई हो जाया करती थी। और कैलाश का अमित को मारने का रीजन ये है कि हमेशा अमित और कैलाश एक दूसरे को टॉन्टिंग वर्ड्स मारा करते थे और एक दूसरे से वो हमेशा बहुत फाइट किया करते थे। तो ये क्राइम सीन का हम सॉल्यूशन दे सकते हैं पूरी स्टोरी को सुनने के बाद कि यहाँ पर दो बेसिक से सस्पेक्ट हो सकते हैं इस क्राइम को कमिट करने के। अब क्राइम का क्रिमिनल कौन है? पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा क्राइम का क्रिमिनल है वो है अमित का नेबर कैलाश। अब वो क्राइम का क्रिमिनल क्यों है उसका एक बहुत ही शॉर्ट सा रीजन है। अगर आपको पता हो तो मैंने स्टोरी में मेंशन किया था कि अमित के जो पेरेंट्स हैं वो अपने घर का ताला लगाने के बाद चाबी को कारपेट के नीचे रख दिया करते थे। और बॉस को और नेबर को कंपेयर करूँ तो एक नेबर को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारे जो पास वाले हैं वो अपना घर बंद करने के बाद वहाँ की चाबी कहाँ रख कर जा रहे हैं एज कम्पेयर टू अ बॉस। वैसे भी अमित की जॉब 5 दिन पहले लगी थी तो बॉस को अमित के बैकग्राउंड के बारे में कुछ इतना पता नहीं था और कैलाश अमित को बहुत अच्छे से जानता था। और वो उसे ये भी पता था कि जो बलराम और उसकी वाइफ पुष्पा है उनका रोज का क्या आने जाने का तरीका है, उनका रोज की लाइफ शेड्यूल उसे बहुत अच्छे से पता था। तो इसी चीज का फायदा उठाकर उसने अमित को मार डाला। अब उसने अमित को कैसे मारा? जैसे ही जैसे ही कैलाश को पता चला कि जो अमित की मम्मी है पुष्पा और उसके पापा बलराम वो घर का ताला लगा करके यहाँ से चले गए हैं, तब कैलाश उस क्राइम सीन पर एंटर हुआ। उस क्राइम सीन पर एंटर होने के बाद उसने वहाँ से की निकाली, घर का ताला खोला और ताला खोलने के बाद उसने अमित को अंदर जाकर मार दिया। और वहाँ पर अमित को मारने के बाद वो वापस क्राइम सीन से बाहर आया और क्राइम सीन से बाहर आने के बाद उसने वापस ताला लगा के चाबी को अपनी प्लेस पर रख कर वो क्राइम सीन से दूर चल दिया, उसने क्राइम सीन को छोड़ दिया। अब पनिशमेंट की बात करूँ तो जैसा कि मर्डर की पनिशमेंट मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वो सेक्शन 302 आईपीसी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 302 के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है कि मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है वो ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मर्डर करता है तो उसे या तो मार दिया जाता है, मतलब उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, या फिर उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है और उसके साथ कुछ फाइन भी उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है। तो चलिए आज की हमारी वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब
हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।